हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस का वीडियो लेक्चर 2। इसके पहले सिंथेसिस का पार्ट 1 मैंने बनाया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले उसे वॉच कर लें, ठीक है। उसके पहले मैंने एक क्लॉज पर वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिए, बिकॉज ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सिंथेसिस मतलब क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। तो हम लोगों को कई तरीके के वाक्यों को जोड़कर बनाना है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने शुरू किया है दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। यानी दो सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसको जोड़ना है, जोड़ने को ही सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हम लोगों ने वो सीखा था, ठीक है। आज हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस करना सीखेंगे। सिंथेसिस मतलब दो सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस दो ठो दिए रहेंगे, उन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब होता है स्वतंत्र, यानी जो सब्जेक्ट हो उसको स्वतंत्र करना। यानी दो वाक्य आपको दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो उन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देंगे और फिर बाकी जो दूसरा वाक्य रहेगा वो ही आपका मेन वाक्य की तरह काम करेगा। यानी एक वाक्य के कर्ता को हम स्वतंत्र कर देंगे तो दूसरा वाला वाक्य उसके साथ जुड़ जाएगा और वो एक वाक्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके कुछ नियम हैं। यदि दोनों वाक्य, अब पहचानेंगे कैसे कि हम कहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव टू का मैंने बताया था, जब दो वाक्य ऐसे दिए गए हों जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो या उद्देश्य हो और साथ साथ दोनों का सब्जेक्ट यानी दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या कब करेंगे? यदि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हों। इन्फिनेटिव टू में सब्जेक्ट एक ही था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले तो अलग अलग होने चाहिए और दोनों वाक्यों के क्रिया से आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में कारण और परिणाम का संबंध है। मतलब एक वाक्य जो हो रहा है उसका कारण दूसरा वाक्य होगा, ठीक है। एक काम जो हो रहा है उसका कारण दूसरा वाक्य होगा। तो जो वाक्य कारण होगा उसी को स्वतंत्र करेंगे। जो वाक्य कारण होगा किसी चीज़ के होने का, किसी काम के या किसी चीज़ के होने का, जो वाक्य कारण होगा उसी को हम स्वतंत्र या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे, उसके कर्ता को स्वतंत्र करेंगे। तो जिन वाक्यों से हमें कारण पता चलेगा उनमें अगर इज एम आर वॉज वर हो, अब ये इज एम आर वॉज वर तब हो जब वो वाक्य टेंस ना हो, तब सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। अभी पढ़ लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। दूसरा, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस हो, अब टेंस हो जाएगा, तो अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगाएंगे, लेकिन अगर पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन लगाएंगे। तो ये सब चीज़ों को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब मैं एक एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, अब आप देखो कैसे ये सब नियम का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर जो है अनुपस्थित थे। द बॉयज़ डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। अब दो वाक्य आपको दिया गया, इसको मिला के सिंपल एक वाक्य बनाना है। तो अब देखो इसमें बच्चों ने काम नहीं किया, ये है परिणाम, और इसका कारण क्या है कि टीचर जो है एब्सेंट थे, तो ये है कारण। तो मैंने बताया था जिस वाक्य में कारण हो उसी के कर्ता को स्वतंत्र करेंगे। तो इसका कर्ता कौन है? द टीचर।
और द टीचर वॉज एब्सेंट। अब बताओ बच्चों, ये वाक्य टेंस है या नहीं? आप लोगों को अगर पता हो टेंस क्या होता है तब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। टेंस वो वाक्य होता है जिसमें कोई कार्य हो रहा होता है। तो इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, यानी ये एक साधारण सा वाक्य है जो कि टेंस नहीं है। जब टेंस ना हो और इज एम आर वॉज वर हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। पहले तो आपको पता चला ना, इसी वाक्य को हम एब्सोल्यूट करेंगे यानी स्वतंत्र करेंगे। क्यों? क्योंकि यही वाक्य वो कारण है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। कौन सा काम? कि बच्चों ने काम नहीं किया। तो इसके कर्ता के बाद हम बीइंग लगा देंगे। द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कॉमा के बाद जो दूसरा वाला वाक्य है वो उसी की तरह लिखा जाएगा। द बॉयज डिड नॉट वर्क। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि टीचर के एब्सेंट होने के कारण द बॉयज या लड़कों ने काम नहीं किया। टीचर के यानी अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण लड़कों ने काम नहीं किया। अब ये मिलके एक वाक्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग वाक्य था, इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब वही है। यानी हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए, लेकिन दोनों वाक्य मिलके एक हो जाना चाहिए। तो देख लिया आप लोगों ने, जो कारण वाला वाक्य था उसको हम लोगों ने स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया मतलब ये मेन वाक्य के पहले लगा दिया, मतलब ये कारण है जिसकी वजह से लड़कों ने काम नहीं किया। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, यानी जो मूवी है वो बहुत रुचिकर थी, यानी बहुत अच्छी थी। वी इंजॉयड इट वेरी मच, हम लोगों ने उसे काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा मज़ा आया वो पिक्चर देख के। तो अब ये जो मज़ा आया हमें, उसका कारण क्या था? कि वो पिक्चर इंटरेस्टिंग था। तो कारण वाला वाक्य ये है, यानी इसी के कर्ता को स्वतंत्र करना है। तो ये है उसका कर्ता। और मैंने बताया था जब कर्ता यानी जो कारण वाला वाक्य है अगर वो टेंस ना हो, ये फिर से टेंस नहीं है क्योंकि इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा, खाली बताया जा रहा है कि पिक्चर इंटरेस्टिंग था, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो काम ना हो, साथ में इज एम आर वॉज वर हो उसमें, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा देते हैं। तो इसमें भी वही काम, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, फिर कॉमा लगा के जो है ये सारा वाक्य उतार देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है इस तरह के वाक्यों को। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस पहुंची, पुलिस पहुंच गई। अब ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है द डकैत रैन अवे, और जो डकैत थे भाग गए। पुलिस पहुंच गई, डकैत भाग गए। तो डकैत भाग गए, इसका कारण क्या है? पुलिस वहां पहुंची। तो कारण वाला वाक्य ये है, पुलिस के पहुंचने के कारण ही डकैत भागे ना भाई, तो ये कारण वाला वाक्य है। अब ये जो वाक्य है ये टेंस है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि इसमें काम हो रहा है पुलिस के पहुंचने का। ठीक है, पुलिस के पहुंचने का काम हो रहा है। तो अब पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है और ये सेकेंड फॉर्म है तो यानी ये एक्टिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। ठीक, एक्टिव वॉइस होता है तो क्या होता है, आप नियम फिर से देखो। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग का। यानी द पुलिस के बाद क्या यूज़ करेंगे? हैविंग का। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा द डकैत रैन अवे, रैन अवे, यानी पुलिस के पहुंचते ही डकैत भाग गए। पुलिस के पहुंचते ही डकैत
भाग गए। अब देख पा रहे हो हम लोगों ने कारण वाला वाक्य क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया हैविंग लगा के। यहाँ बीइंग लगा है, क्यों लगा है समझ रहे हो कि पहले तो ये टेंस नहीं है, ठीक है, साथ में वॉज वर इज एम आर हो यहाँ पर, तब यहाँ बीइंग लगता है। यहाँ पर पहले तो टेंस आ गया, ऊपर से ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है तो हैविंग लगता है, पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग बीन लगता है। क्या लगता है, हैविंग बीन। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है द सन सेट, यानी सूरज अस्त हो गया, सूरज अस्त हो गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और तारे जो है आसमान में आ गए। तो तारे आसमान में आ गए, उसका कारण क्या है, क्योंकि सूरज अस्त हो गया, तो कारण वाला वाक्य ये है। अब इसी के कर्ता यानी सन को स्वतंत्र करना है, तो अब पहचानो क्या ये टेंस है या नहीं। तो हाँ ये टेंस है, क्योंकि सूरज के अस्त होने का काम हो रहा है, और ये सूरज के अस्त होने का काम हो रहा है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि सूरज अस्त हुआ और तारे जो है बाहर आसमान में आ गए, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आपको मैंने बताया अभी, क्या बताया कि कारण वाला वाक्य अगर टेंस हो और एक्टिव वॉइस हो तो उसमें हैविंग लगाते हैं, जैसे कि यहाँ। तो इसमें भी आप लगाओगे द सन हैविंग सेट। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि टेंस है ना, तो टेंस वाले में वर्ब भी होगा, जो कि यहाँ ये वर्ब है, यहाँ ये वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अराइव्ड ये सेकंड फॉर्म था यहाँ पर, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, अराइव्ड ही होगी, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। अब सेट है तो सेट की तीनों फॉर्म, अस्त होना, ये जो है इसकी तीनों फॉर्म सेट 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 ही होती है, तो सेट लिख दिया, कॉमा लगा के बाकी जो वाक्य है वो लिख देंगे। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। कारण वाले वाक्य को आपको स्वतंत्र करना है, अब पहचानना है बस कि कारण वाला वाक्य कौन सा है। कारण वाला वाक्य टेंस है या टेंस नहीं है। टेंस नहीं होगा तो बीइंग लगा दोगे, वॉज वर इज एम आर को हटाकर। टेंस होगा और वो एक्टिव वॉइस हुआ तो हैविंग लगा दोगे, ठीक है। एक और देखते हैं, लिखा हुआ है द सन रोज, यानी सूरज उगा, यानी सूरज निकला। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया जो है उड़ना शुरू कर दी, ठीक है, आसमान में उड़ना शुरू कर दी। तो चिड़िया उड़ना शुरू कर दी, इसका कारण क्या है कि सूरज उगा, तो सूरज उगा। अब ये टेंस है, सूरज के उगने का काम हो रहा है, और सूरज के उगने का काम हो रहा है तो वही काम, ये टेंस भी है और एक्टिव वॉइस भी है, तो वही जैसे अब तक ऊपर करते आ रहे हैं, द सन हैविंग। अब रोज़, रोज़ मतलब जानते हो उगना, रोज़ का फर्स्ट फॉर्म होता है राइज, सेकंड फॉर्म होता है रोज़, थर्ड फॉर्म होता है रिजन। क्या होता है, रिजन। तो मैंने बताया ना थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है, ठीक है। सेट का थर्ड फॉर्म सेट, अराइव्ड का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और रोज़ का थर्ड फॉर्म रीज़न। क्या होता है, रीज़न। और फिर कॉमा लगा के बाकी वाक्य जो दूसरा वाला है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको करने में आसानी होगी। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सूरज के उगते ही चिड़िया उड़ने लगी या उड़ना शुरू कर दी, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। अब तक हम लोग एक्टिव वॉइस का कर रहे थे, अब हम लोग पैसिव वॉइस का करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन वॉज किल्ड, यानी जो कैप्टन है वो मारा गया, या कैप्टन मारा जा चुका था। द आर्मी फ्लेड, और जो आर्मी थी वो भाग गई। कैप्टन मारा गया और आर्मी, और नहीं यहाँ फुल स्टॉप है, आर्मी भाग गई, दो वाक्य हैं। अब इसको मिला के एक बनाना है। तो ये कारण है कि आर्मी भाग गई,
तो ये इसका कारण क्या है कि कैप्टन मारा गया, यानी उनका कप्तान मारा गया। अब इसमें ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मारा गया यानी इसमें भी काम हो रहा है कि कैप्टन को मार दिया गया। अब ये एक्टिव वॉइस नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? तो आपको पता है बच्चों कि जब टेंस होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है और टेंस होता है, तो उसमें इज़ एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। आपने यही ना पढ़ा है कि कोई भी टेंस हो, अगर उसमें इज़ एम आर वॉज वर है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है, और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं है। ये कौन सी वॉइस है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ही हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जिनको नहीं पता एक्टिव पैसिव, वो पहले अच्छे से समझे, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है। ये क्यों पैसिव वॉइस है आप लोगों को समझ में आया? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया इज़ एम आर वॉज वर, जहाँ लिखा हुआ बीइंग लगाते हैं। तो मैंने ये भी तो बोला था कि इज़ एम आर वॉज वर की जगह बीइंग वहाँ लगाते हैं जहाँ टेंस ना हो। तो जो मैंने पहला 2 एग्जाम्पल बताया था वो टेंस नहीं था। ये टेंस है बच्चों, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। ये टेंस क्यों है पहले तो ये जान लो, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? मारने का, कि कप्तान उनका मारा गया। तो ये काम हो रहा है। अब काम तो हो रहा है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस नहीं है। ये सीधा सीधा कोई टेंस नहीं है। मतलब कि टेंस होता तो वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती। कौन सी फॉर्म होती? आईएनजी। लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैविंग बीन। तो समझो थोड़ा थोड़ा, बहुत कठिन नहीं है। आपको टेंस अच्छे से पता होना चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला वाक्य तो उसी तरह लिख देते हैं, द आर्मी फ्लेड, यानी आर्मी जो है भाग खड़ी हुई। समझ रहे हो? इसी तरह अगला है द वर्क वॉज डन, यानी कार्य समाप्त हो चुका था। वी वेंट बैक होम, और हम घर वी वेंट बैक होम होगा यहाँ पर, ठीक है। हम लोग घर चले गए थे, वापस घर चले गए थे। तो हम लोग वापस घर चले गए थे, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हमारा जो कार्य था वो समाप्त हो चुका था। तो ये एक टेंस है। अब ये एक्टिव वॉइस नहीं है, क्योंकि वॉज वर इज़ एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, जो कि नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। टेंस तो है लेकिन पैसिव वॉइस है। तो टेंस है और पैसिव वॉइस हो तो क्या लगाते हैं? हैविंग बीन। तो ये क्या हो जाएगा? द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट बैक होम। समझ गए? कर्ता को कैसे स्वतंत्र करना है? जिस वाक्य में कारण पता चले और वो टेंस ना हो तो उसमें बीइंग लगाते हैं, वॉज वर इज एम आर की जगह। जिस वाक्य में कारण पता चले और वो एक्टिव वॉइस हो तो वहाँ हैविंग लगाते हैं। जिस वाक्य में कारण पता चले और वो पैसिव वॉइस हो उसमें हैविंग बीन लगाते हैं। अब आपको वो वाक्य पहचानना है जिसमें कारण है, और फिर ये पहचानना है कि वो कारण वाला वाक्य टेंस है या नहीं है, और टेंस है तो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। अगर ये पहचान लोगे तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, मैंने जो वर्क दिया है आप उसको नोट कर लो पॉज करके और प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।